हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में मैथमेटिक्स के अंतर्गत त्रिभुज चैप्टर का एक महत्वपूर्ण प्रमेय, जिसे हम गणित में सामान्य तौर पर त्रिभुज का आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम अथवा फिर थेल्स प्रमेय का विलोम के नाम से जानते हैं। तो ये थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता? तो थेल्स प्रमेय का विलोम का सारांश है कि यदि कोई एक रेखा या लाइन है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात कहने का मतलब है एक समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह कहने का मतलब है वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, माने त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर या फिर पैरेलल में होती है। तो आपको ये बात कुछ इस तरह से ड्राइंग के माध्यम से समझना है कि मान के चलिए यहाँ पर कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नामकरण हम लोग कर देंगे ए, बी और सी। समझ पा रहे हैं? तो त्रिभुज ए बी सी को क्या कर रहा है? एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो ये दो भुजाएं हम लोग ए बी और ए सी के रूप में लेते हैं, और ये दो भुजाओं को कोई रेखा क्या करती है? एक ही समान अनुपात पे बढ़ती है। मान के चलिए वह रेखा का नाम है एल, जो उस त्रिभुज की भुजा ए बी को कहाँ बिंदु एम पर तथा ए सी को बिंदु एन पर एक ही अनुपात या एक समान अनुपात में बढ़ रही है। समझ पा रहे हैं? यानी यहाँ पर परिचय के तौर पर लिखोगे कि माना कि आकृति में बना त्रिभुज ए बी सी, यहाँ लिखना है माना कि आकृति में बना त्रिभुज ए बी सी, बना त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाओं, नामकरण कर दोगे उनकी दो भुजाओं का ए बी और ए सी। ए बी और ए सी को कोई रेखा एल क्रमशः बिंदु एम तथा एन पर एक ही अनुपात कहें या एक ही समान अनुपात कहें में बांटती है। ठीक है, बांटती है या फिर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि रेखा एल कहें या रेखा एल का ही अन्य नाम रेखा एम एन कहें। तो रेखा एल या फिर एम एन व त्रिभुज की तीसरी भुजा बी सी के समांतर होगी। ठीक है, एम एन समांतर बी सी होगी, इस बात को सिद्ध करना है। यदि आकृति में बना त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाओं ए बी और ए सी को एक रेखा एल क्रमशः बिंदु एम और एन पर क्या करती है? एक ही अनुपात में बांटती है कहो, या फिर एक ही समान अनुपात में बांटती है। तो सिद्ध करना है कि एक ही समान अनुपात में बांटने वाली जो रेखा है, चाहे वो रेखा एल कहें या फिर रेखा एम एन कहें, वह त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी बी सी के समानांतर होगी। इसको आप लोग कुछ ऐसे भी व्यक्त कर सकते हो, यानी एक ही समान अनुपात कहने का मतलब हुआ ए एम अनुपात बी एम बराबर ए एन अनुपात सी एन है, यानी ए एम अनुपात बी एम, ठीक है, ए एम अनुपात बी एम इक्वल टू कितना है? ए एन अनुपात सी एन। सी एन है। तो हमें सिद्ध करना होगा, हमें सिद्ध करना है कि एम एन समानांतर बी सी कहें या फिर एल समानांतर बी सी कहें। ओके है? तो इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको एक
रचना या अलग से कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता हो तो आप बिंदु M से क्या करोगे, त्रिभुज की जो तीसरी भुजा है BC उनके समानांतर में एक रेखा कुछ इस तरह से खींचोगे, ऐसे खींचोगे। ठीक है, ये खींची गई रेखा मान के चलिए M रेखा है, स्मॉल m लेटर से उसको निरूपित करेंगे। मान के चलिए वह भुजा AC को बिंदु P पर काट रही है, तो रचना में आपको क्या लिखना है, बिंदु M से होकर BC समानांतर MP खींचे। ठीक है, BC समानांतर MP खींचे। थोड़ा समय के लिए हम कुछ भाग को मिटा दे रहे हैं जिसे हम बाद में फिर से जोड़ देंगे, क्योंकि एक ही साथ बहुत सारे ड्राइंग जब आपके दिमाग पर आएगा तो बहुत सारे विद्यार्थी उलझन में पड़ जाएंगे, इसलिए हम इसको थोड़ा समय के लिए मिटा देते हैं कि MP समानांतर क्या हो गया, BC। ये कहाँ से, रचना से। आप में से कोई कहेंगे कि यहाँ पर MP समानांतर तो BC दिख नहीं रही है, तो दिखे अथवा ना दिखे, अगर हम लोग इसको इसका समानांतर मान लिए हैं तो आपको ये समानांतर मानना होगा, क्योंकि गणित में दिखना और होना दो अलग अलग चीजें होती हैं। अब हम लोग कहाँ आएंगे, इसके प्रमाण यानी प्रूफ की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि जब त्रिभुज ABC में BC समानांतर MP है, तो थेल्स प्रमेय या फिर त्रिभुज का आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जो आप लोग इसी किताब में प्रमेय 6.1 के रूप में सिद्ध कर चुके हो, है ना। तो जब त्रिभुज ABC में BC समानांतर MP हो जाएगा तो थेल्स प्रमेय क्या कहता, थेल्स प्रमेय का सारांश है त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर तथा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो ध्यान दोगे, यहाँ पर है त्रिभुज ABC की पहली भुजा BC के समांतर में खींची गई रेखा जो है M, वह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु M और P के अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो कह रहा है कि ये एक ही समान अनुपात में विभाजित होगी, यानी AM अनुपात BM बराबर AP अनुपात CP हो जाएगा। इस पर में से लिख सकते हैं AM अनुपात BM इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP अनुपात CP हो जाएगा। और इसे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 के रूप में रख लेंगे। ठीक है, परंतु दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए दिया गया है क्या चीज, कि AM अनुपात BM इक्वल टू AN अनुपात CN। AM अनुपात BM इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AN अनुपात CN। और इस दिए हुए तथ्य को अगर हम लोग समीकरण नंबर 2 का नाम दें, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह आया हुआ है, तो उस स्थिति में अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही समीकरण के LHS पर गौर करोगे तो इनका LHS का मान आपस में समान है। AM अनुपात BM और इधर भी हो गया AM अनुपात BM। फिर आप सभी जानते हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक समीकरणों का कोई एक पक्ष अगर समान हो जाए तो उसका दूसरा पक्ष भी क्या हो जाता है, समान हो जाता है। ठीक है, तो इस अर्थ में हम लोग समीकरण 1 और 2 का हेल्प लेते हुए यहाँ क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 से जब करेंगे तो इसका RHS और इसके RHS समान हो जाएंगे। तो AP अनुपात CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AN अनुपात CN हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, इक्वल टू देकर अब इसको थोड़ा सा व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, यानी पूरा LHS का व्युत्क्रम करेंगे, पूरा RHS का भी व्युत्क्रम करेंगे। तो ऐसे होने पर क्या हो जाएगा, इस हालत में हो जाएगा AP अनुपात CP, वो हो जाएगा CP अनुपात AP, और जिसको देख रहे हो AN अनुपात CN, तो वो हो जाएगा CN अनुपात AN। इक्वल टू का चिन्ह आ गया है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे,
इनके दोनों पक्षों में एक एक की राशि जोड़ लेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? यानी LHS का जो तथ्य है उसमें भी हम एक की राशि जोड़ेंगे और RHS में भी एक की राशि जोड़ देंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि किसी एक समीकरण के दोनों पक्षों में अगर हम लोग एक समान राशि जोड़ते हैं तो प्राप्त परिणाम समान बना रहता है। CP/AP के पक्ष में भी 1 जोड़ देंगे और राइट साइड में जो CN/AN है उसमें भी 1 की राशि जोड़ देंगे। यहाँ पर लिख देना दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। फिर इसे हम लोग हल कर लेंगे, AP और 1 का LCM करेंगे, AP आएगा, फिर AP से AP को डिवाइड करोगे 1 होगा और 1 इंटू CP करोगे तो CP हो जाएगा, प्लस के प्लस, फिर 1 से AP को डिवाइड करोगे AP होगा और AP इंटू 1 कर दोगे AP हो जाएगा। इक्वल टू के उस पर में AN और 1 का LCM करेंगे, AN होगा, AN से AN को डिवाइड करेंगे 1 और 1 इंटू CN कर देंगे तो CN होगा, प्लस के प्लस, फिर 1 से AN को डिवाइड करेंगे AN और AN इंटू 1 कर देंगे तो AN हो जाएगा। अब तथ्य को और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ाने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? CP प्लस AP प्राप्त हो जाएगा। तो CP प्लस AP कर दोगे तो क्या होगा? CP प्लस AP अगर कर दोगे तो आप इस ड्राइंग में देख लीजिए क्या प्राप्त हो जाएगा? AC प्राप्त हो जाएगा। तो CP प्लस AP बराबर हो जाएगा AC और बट्टा AP को AP रख दीजिएगा, इक्वल टू के इक्वल टू CN प्लस AN करोगे तो ये ड्राइंग में देख लीजिएगा CN, C से लेकर N की रेखाखंड में अगर A से लेकर N की रेखाखंड ऐड कर दोगे तो भी इनका कुल योग जो हुआ वो AC के समान हो जाएगा, तो AC बट्टा AN हो जाएगा। और ये तथ्य हम लोग कहाँ से प्राप्त किए? ये सारे तथ्य हमें यहाँ पर आकृति से प्राप्त हुए हैं, इसलिए यहाँ पर लिख दोगे आकृति से। या फिर उनकी अंश की राशियाँ समान समान दिख रही है तो वो एक एक बार में कट जाएगी और कट जाएगी, फिर उनका बाय क्रॉस कर दोगे तो AP की राशि 1 से गुना होगी और AN की राशि 1 से गुना होगी तो क्या होगा? AP इक्वल टू AN हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AP इक्वल टू AN हो जाएगा। A से लेकर P की दूरी और A से लेकर N की दूरी दोनों क्या होगी? समान। तो यानी अब ड्राइंग को देखो जरा कि बिंदु P और बिंदु N ये दोनों ही बिंदुएं भुजा AB पर स्थित है। यानी कहने का मतलब है बिंदु A, बिंदु P, बिंदु N, बिंदु C ये क्या है? संरेख बिंदु है। तो उस स्थिति में संरेख बिंदु होने पर बिंदु A से P की दूरी और A से लेकर N की दूरी वे अगर बराबर हो गई तो इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ यही ना समझा जाएगा कि बिंदु A से लेकर P की दूरी और बिंदु A से लेकर N की दूरी वे परस्पर बराबर हैं और यदि ये P और N दोनों क्या हैं? संरेख बिंदु हैं, यानी संरेख बिंदु हैं, तो उस स्थिति में कहा जाएगा जिस बिंदु का नाम P है बिल्कुल उसी बिंदु का नाम N है, या फिर जिसका नाम N है उसी बिंदु का नाम P है, यानी एक ही बिंदु का दो अलग अलग नाम रख दिया गया है आकृति से। परंतु आकृति से ऐसा तभी संभव है बिंदु P और N संपाती हो। बिंदु P और N दोनों क्या हो? संपाती हो। कहने का मतलब है एक दूसरे के ऊपर हो। फिर हम यूक्लिड की अभिगृह से जानते हैं कि जो भी वस्तुएं संपाती होती है वो अलग अलग नहीं मानी जाती, वो एक ही मानी जाती है कि एक ही समान मानी जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि BC समानांतर क्या बोले? MP रचना से BC समानांतर अगर MP है तो इस चीज को हम लोग BC समानांतर M तो लिखेंगे लेकिन P के बदले में हम लोग कौन सा लेटर लिख देंगे? N लिख देंगे, तो MN। तो BC समानांतर क्या गया? MN। क्या आपको यही बात प्रूव कर रही थी? देख लीजिए, MN समानांतर BC या फिर MN समानांतर BC कहिए या फिर BC समानांतर MN कहिए, यही बात सिद्ध करनी थी और ये बात यहाँ पर क्या हो गई? प्रूव हो गई।